इधर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में कई सारे समीकरण बदल दिए। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को महागठबंधन ने धुतकारा और साथ लेने तक से मना कर दिया था। अब उसी एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर न सिर्फ अपना दमखम दिखा दिया है, बल्कि यही दम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में दिखाने का प्लान बना रही है। लेकिन यह राह क्या इतनी आसान होगी? सवाल इसी को लेकर है, क्योंकि बंगाल में बांग्ला भाषी मुसलमान किसी भी कीमत पर ममता दीदी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। सवाल यही, क्या बंगाल में खेला होबे या ना होबे? रिपोर्ट। क्या बोल सकते हैं, इस कास्ट ने हम कोर्ट नहीं किया, आप नहीं बोलते। मगर आप ये समझते कि मुसलमान आपका एक कैप्टिव है, बंधुआ मजदूर है। मुस्लिम समाज से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। आज फिर हम कह रहे हैं, अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहां पे जाते छोड़ते नहीं, वो मेहनत कर ओवैसी के ओवैसी भले ही 2025 में 5 सीटों पर चुनाव जीते हों, लेकिन उनके तेवर 2026 बंगाल चुनाव में ममता दीदी की नींद उड़ाने के लिए काफी। वोट डालने वाले मत बनिए, सिटीजन बनिए। वोटर मत बनिए, सिटीजन बनेंगे तो सिटीजन राइट्स आपको मिलेंगे। अगर आप वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर इलेक्शन के बाद आपको सिर्फ ना सिर्फ भुलाया जाएगा, बल्कि आप पर जो आफतें आती हैं उसको रूफ भी नहीं बोलते। ये हम कंसिस्टेंटली बोल रहे हैं। उम्मीद करते कि इस नतीजे से पूरे देश में एक पैगाम जाएगा, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को, और जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो देखें कि क्या क्या रीजंस हैं। आप उठाकर सिर्फ 2 चीजों को बोल देंगे तो फिर ये नहीं होने वाला है। बिहार चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने
बिहार चुनाव नतीजे आने से पहले बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक विश्लेषण मानकर चल रहे थे कि बिहार में खासकर सीमांचल के मुसलमान वोटर ओवैसी के रैलियों में तो दिख जरूर रहे हैं, लेकिन वोट उसी पार्टी को देंगे जिनका इमेज सेकुलर और जिससे सरकार बनाने का दम हो। जाहिर है कि बिहार के मुसलमान कांग्रेस और आरजेडी के पक्के वोट थे, लेकिन नतीजा साफ कर दिया कि सीमांचल में मतदाताओं ने बदलाव के लिए वोट किया है। बड़े दिग्गज राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर चल रहे थे कि बिहार और खासकर सीमांचल के मुसलमान वोटर ओवैसी की रैलियों में दिख जरूर रहे हैं, लेकिन वो वोट उसी पार्टी को देंगे जिसकी इमेज सेकुलर हो और जिसमें सरकार बनाने का दम भी हो। जाहिर है बिहार के मुसलमान कांग्रेस और आरजेडी के पक्के वोट थे, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि सीमांचल के मतदाताओं ने बदलाव के लिए वोट किया। पहला इलेक्शन हम आ रहे थे, हम बोले सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जीते, हम 5 जीते, आप हमारे एमएलए को तोड़े, हम जीते, हम तोड़े, हमने कहा नहीं छोड़ेंगे सीमांचल को। आज फिर हम कह रहे हैं अल्लाह ने हमको कामयाबी दी, हम सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम जहां पे जाते छोड़ते नहीं, वो मेहनत करते। बिहार चुनाव का ये गैम्बलर अब बंगाल का सबसे नया सियासी खिलाड़ी, ये बंगाली जंग का नया महारथी है, लेकिन इसके लिए बिहार की तरह बंगाल में जीत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। लेकिन उनका जोश हाई क्यों है, पहले ये समझ लीजिए। ओवैसी और उनकी मजलिस को बंगाल में जीत की उम्मीद है, और ये उम्मीद पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। ओवैसी क्या करेंगे? ओवैसी निश्चित रूप से यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और अपने कैंडिडेट उतारेंगे, अधिक से अधिक उतारेंगे, और उनको इस बात का तो विश्वास हो ही गया है कि मुस्लिम समुदाय उनको पसंद करता है, उनकी बातों को पसंद करता है। तो वो चुनाव लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में भी लड़ेंगे, और ये एक ममता बनर्जी के लिए चुनौती होगी, क्योंकि ममता बनर्जी के जो वोट बैंक है वो मैक्सिमम मुस्लिम है। तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से ममता बनर्जी को भुगतना होगा। दो 2020 के मुकाबले बिहार में एआईएमआईएम का वोट प्रतिशत 1.85% बढ़ा है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर चुका है। ओवैसी अब मैसेज दे रहे हैं कि एआईएमआईएम को
कोई भी पार्टी कम ना आगे। बिहार में 5 सीट जीत हासिल करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की नजर 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव पे है, जिसको लेकर AIMI के अंदर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। ओवैसी भी कह रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह तैयारी के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के चुनावी मैदान में भी उतरेगी। से कई बार ओवैसी पर निशाना साध चुकी। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়। इससे पहले भी जब बिहार चुनाव के बाद 2021 में ओवैसी और ममता आमने सामने हुए थे, तब भी एक दूसरे पर खूब सियासी हमले किए थे, क्योंकि यह तय है कि बंगाल में मुसलमानों का वोट बटा तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। यही वजह है कि ममता ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप भी लगा चुकी। থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে। बंगाल के मुसलमानों के बीच जाकर ओवैसी हिंदुत्व का डर दिखा रहे, साथ ही मुसलमानों का वोट लेने वाली पार्टियों का खुला विरोध कर रहे। Dear friends, my relatives, mothers and sisters, for 70 years you voted for the Congress, for the Left Front, and for 10 years you voted for the TMC. And these three parties, after taking your votes, promised to stop Hindutva. They promised to develop you. They promised justice. But I tell you that the Dalits of Bengal, and especially the Muslim minority, received neither justice nor development. Neither could they stop the culture of Hindutva or its political dominance in Bengal. अब बंगाल में ओवैसी का बिहार फॉर्मूला हिट होगा या फ्लॉप, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर ओवैसी, पीरजादा और दूसरी पार्टियों की वजह से मुस्लिम वोट में बंटवारा हुआ तो तय मानिए कि टीएमसी का खेला बिगड़ जाएगा। और इस बार ममता के लिए बंगाल में चुनाव पहले जितना आसान नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इधर टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी ने एसआईआर को सही ठहराने वाले राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बयान पर भी पलटवार किया है। कल्याण बैनर्जी ने आरोप लगाया कि राजभवन बीजेपी के अपराधियों का अड्डा बन गया है, जिसके बाद बंगाल में एक नया घमासान छिड़ गया है। रिपोर्ट। बंगाल में तनातनी, टीएमसी गवर्नर में ठनी। राजभवन को लेकर टीएमसी सांसद और गवर्नर आमने सामने। कल्याण ने राजभवन को बताया था अपराधियों का पनाहगाह। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर ऐसे आरोप लगाए जिनसे राज्य का राजनीतिक माहौल एक बार फिर उफान पर है। कल्याण बनर्जी ने दावा किया है कि राजभवन में बीजेपी से जुड़े अपराधियों को पनाह दी जा रही और वहां बंदूक बम रखे जाते हैं ताकि टीएमसी नेताओं पर हमले कराए जा सके। যেন বিজেপির সমস্ত ক্রিমিনালদের যেন রাজভবনে না রাখে। ওই রাজভবনে বসে ক্রিমিনালদের রাখছেন আর সবাইকে একটা করে বন্দুক দিচ্ছেন আর বোমা দিচ্ছেন, মেরে এসো তৃণমূলের লোকেদের। আপনি আগে সব এগুলো বন্ধ করুন। আপনার মতো অপদার্থ রাজ্যপাল যতদিন থাকবে, বিজেপির চাকর বাকর রাজ্যপাল যতদিন থাকবে, ততদিন ভালো জিনিস পশ্চিমবাংলায় কখনো দেখবে। The Honorable MP are highly inflammatory, explosive and highly irresponsible. The moment I heard the allegation, I decided to open Rajbhavan for public scrutiny. Today from 5 a.m. onwards, civil society representatives,
and the media have been visiting Raj Bhavan to see whether there is any stock of arms and ammunition here, as falsely alleged by the Honorable MP. कल्याण बनर्जी के इन आरोपों पर पश्चिम बंगाल के राजभवन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। राजभवन से एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा गया कि राजभवन को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, सिविल सोसाइटी, पत्रकारों और लगभग 100 लोगों के लिए सुबह 5 बजे से खुला रखा जाए, ताकि वो खुद आकर देख सके कि क्या वाकई यहाँ हथियारों का भंडार रखा गया है। राजभवन में ये भी कहा गया है कि अगर आरोप झूठे निकले तो कल्याण बनर्जी को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। हमारे साथ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं और सर से जानते हैं कि जिस तरह से श्री रामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल के राजभवन में जो बीजेपी के यहाँ जो नेता आते हैं उनको हथियार दिया जाता है, यानी आर्म्स दिया जाता है। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में जितनी हिंसा हो रही है, यानी टीएमसी के जो कैडरों की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं यहाँ से आर्म्स असलहे ले जाते हैं और हत्या करते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से श्री रामपुर के जो सांसद टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने बड़ा गंभीर आरोप राजभवन के ऊपर में लगाया है कि जो बीजेपी के लोग आते हैं यहाँ से राजभवन से उन्हें आर्म्स दिया जाता है, क्या कहेंगे? ऑनरेबल एमपी ने जो आरोप दिया है वो गंभीर है, मलीशियस है, बेसलेस है। इसके बारे में इंक्वायरी करने के बाद सच साबित करना मेरा उत्तरदायित्व है। इसलिए मैंने एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन, ज्वाइंट सर्च ऑर्डर किया। इस ज्वाइंट सर्च में बंगाल का पुलिस है और सीआरपीएफ भी है। ज्वाइंट स्निपर डॉग से बॉम्ब स्क्वाड है। उसके बाद सच साबित करने के बाद जो पॉसिबिलिटीज आर देयर अंडर द लॉ, लीगल एक्शन विल बी टेकन। राजभवन अब इन आरोपों को लेकर लोकसभा सचिवालय से कार्रवाई की मांग भी कर सकता है, क्योंकि गंभीर आरोपों के बाद बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के निर्देश पर सोमवार को पूरे राजभवन और उसके परिसर में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें मीडिया को भी शामिल किया गया। देखिए कि हम मौजूद हैं उसी राजभवन में जहां पे राज्यपाल रहते हैं, सीवी आनंद बोस रहते हैं, और बाकायदा देखें कि यहाँ पे अब सारे राजभवन का चेकिंग किया जा रहा है। बम स्क्वाड की टीम पूरी जगहों पे चेकिंग कर रही है। यहाँ पे जो बम निरोधक दस्तावेज है उसका मौजूदगी है। डॉग स्क्वाड की पूरी तरह से टीम यहाँ पे मौजूद है। सेंट्रल फोर्स यानी सीआरपीएफ के जो जवान है बाकायदा पूरे राजभवन का चेकिंग कर रहे हैं। यानी जहां पे देखे सीवी आनंद बोस रहते हैं और जिस जगह पे देखे सीवी आनंद बोस बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकायदा हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। नीचे से यानी ग्राउंड फ्लोर से लगातार चेकिंग किया गया। जो ऑफिस से सारे स्टाफ को पहले ही छुट्टी दे दिया गया, लोगों को यहां से खाली करा दिया गया। यानी जो सांसद ने जिस तरह से टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था उसको देखते हुए राज्यपाल जो दौरे पे थे बाकायदा कोलकाता वापस आए और राजभवन में आके देखे पूरे राजभवन की यानी चेकिंग किया जा रहा है। हर जगह पे यहाँ पे जो डॉग स्क्वाड की टीम है सभी जगहों पे जा रही है। राज्यपाल इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि यानी 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से आरोप राज्यपाल पे लगाया जा रहा है, ये कोई पहला मामला नहीं है। राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल से हमेशा यहाँ पे, जब इसके पहले कह सकते हैं कि जब सीवी आनंद बोस आए थे और यहाँ पे जगदीप धनखड़ जब राज्यपाल थे, तब से ही तकरार देखा जाता है। और ऐसे इस बार फिर से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो राजभवन का राज्यपाल के द्वारा पूरी चेकिंग कराया जाए। यानी राज्यपाल कार्यालय ने यह भी कहा कि राजभवन की सुरक्षा कोलकाता पुलिस के हाथ में, इसलिए आरोपों की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी बीच सुरक्षा में बदलाव की खबरें भी सामने आई। राजभवन में कुछ जगहों पर कोलकाता पुलिस की जगह सीआरपीएफ को तैनात किया जा रहा है। इस पूरे विवाद पर बीजेपी भी मैदान में आ गई। पार्टी ने टीएमसी सांसद के दावों को राजनीतिक ड्रामा करार दिया। He is a established drunkard, a registered drunkard, knows it everybody. Honorable Governor, His Excellency is holding very prestigious post. Governor should be bridge between central government and state government. And Supreme Court has repeatedly said that the governor should not act as an agent of the central government. He is acting not only the agent of the central government, but he is acting the agent of the Bharatiya Janata Party. If you attack us politically, you must have courage
to receive the attack on politically. He is a butcher of the constitution. Every day he is doing it. And if you can see that all over India, wherever the non-BJP state is there, every governor is doing that. And this gentleman has gone highest extent. Every day he will be accusing state government. राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सबकी निगाहें कल्याण बनर्जी की तरफ से पेश किए जाने वाले सबूतों पर है। अगर वो अपने दावे सिद्ध नहीं कर पाए तो मामला कानूनी मोड़ ले सकता है। कोलकाता से मनोज पांडे का साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।